Good morning, all of you. Today I will start the chapter microorganism, okay, of class 8. So class 8 का microorganism हम start करेंगे आज. So student, first of all we know the meaning of microorganism. Microorganism का मतलब क्या होता है? Basically, macro means very small organism. जो बहुत ही small organism होता है उसको हम microorganism कहते हैं. As its name clear, okay, नाम से ही पता चल रहा है. और इतना स्मॉल दैट कैंट बी सीन विद द नेकेड आई, मीन्स उसको हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा. सो हाउ कैन वी सी इट? दिखेगा कैसे? वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हम कैसे इसे देख पाएंगे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, राइट. सो समटाइम इट इज नोन एज जर्म्स ऑल्सो व्हेन सम ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिजीज इनसाइड आवर बॉडी. जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज काउज करता है. ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज काउज करता है नोन एज जर्म्स और पैथोजेंस, राइट. उसको हम जर्म्स या पैथोजेंस कहते हैं. स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. एंड दो साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट. और जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट. So now come to the characteristic feature of the microorganism. क्या क्या characteristic feature है microorganism का जिससे हम we can recognize that it is a microorganism. So first characteristic feature is microorganism is present everywhere. हर जगह present होगा, है ना. एयर, वाटर, सॉइल, इवन द हार्श कंडीशन ऑल्सो. बहुत अधिक एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन है. जैसे हम कह सकते हैं फ्रोजन आइस है अंटार्कटिका में भी, जहाँ की एकदम फ्रोजन आइस होता है वहाँ पे भी माइक्रोऑर्गेनिज्म आपका प्रेजेंट होगा. जो हॉट स्प्रिंग होता है, बहुत एकदम गर्म पानी का झरना है जो इतना बॉइल्ड होता रहता है, गर्म होता है, उसमें भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है. वल्कनिक इरप्शन में भी जो इतना जो हॉट मैग्मा होता है उसमें भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, राइट. सो इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इनसाइड आवर बॉडी, आउटसाइड आवर बॉडी, इनसाइड द प्लांट बॉडी, आउटसाइड द प्लांट बॉडी. मतलब वी कैन से कि कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है, ओके. कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन. और इसके इंपॉर्टेंट फीचर है सम माइक्रोऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी. ऑक्सीजन तो इसको कुछ को ऑक्सीजन चाहिए और कुछ बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, ओके. सो सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो. Though the basically those microorganism is found inside the plant body or inside the animal body can live without oxygen, है ना. जो बिना एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में पाया जाता है वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, ठीक है. ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के रहता है दैट इज नोन एज एनारोबिक. जैसे आप सुने होंगे एनारोबिक बैक्टीरिया. सम ऑफ द बैक्टीरिया इज एनारोबिक. एरोबिक मीन्स व्हाट? इफ दे नीड ऑक्सीजन it is known as aerobic bacteria. If they live without oxygen known as anaerobic bacteria. ये आपको ये पता है कि ये तो लिविंग ही होता है, लिविंग क्रिएचर होता है, राइट. लाइक टू ग्रो, हमारी तरह ये ग्रो भी करता है, ये ईट भी करता है एंड रिप्रोड्यूस भी करता है. सो माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, ईट एंड रिप्रोड्यूस बिकॉज इट इज अ लिविंग क्रिएचर. वेरी स्मॉल साइज होता है, इतना टीनी होता है दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, ओके. able to adapt to the every changing environment. very important feature. किसी भी environment में, किसी भी changing environment में adapt कर सकता है, okay. so इसको आप कह सकते हो कि changing environment में adapt करने का reason क्या होता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, राइट. जैसे मान लो बहुत हार्श कंडीशन आ गया, अभी बहुत ही जो कंडीशन था उसमें वो उसके लिए फेवरेबल था, उसमें वो अच्छे से ग्रो कर रहा था, रिप्रोड्यूस कर रहा था. बट इफ द कंडीशन बिकम सो हार्श कि उसमें वैसे कंडीशन में वो आराम से रह नहीं सकता. इन दैट कंडीशन व्हाट दे कैन डू, मेक अ सिस्ट अराउंड देयर बॉडी. अपने बॉडी के ऊपर जो है एक सिस्ट बनाएगा, दैट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, राइट. वो जो सिस्ट होता है वो इतना हार्ड होता है और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है. उस सिस्ट के अंदर आराम से वो रिप्रोड्यूस करता रहता है. व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल द सिस्ट विल बर्स्ट एंड ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म कम आउट. जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगा सिस्ट क्या होगा? बर्स्ट कर जाएगा और सारा माइक्रोऑर्गेनिज्म उससे बाहर निकल जाएगा, राइट. तो क्या बनाता है? ये सिस्ट बनाता है. सिस्ट कब बनाता है? इन अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट बनाता है, ओके. अनफेवरेबल कंडीशन में माइक्रोऑर्गेनिज्म सिस्ट बनाता है. जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगा सिस्ट बर्स्ट करेगा और वो उसके अंदर मल्टीप्लाई करता रहता है, ओके. जो हमारा एक माइक्रो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, ठीक है। तो वायरस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि जो वायरस है ये ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बाउंड्री के ऊपर ही होता है। समटाइम इट एक्ट एज अ लिविंग एंड समटाइम इट एक्ट एज अ नॉन लिविंग। व्हेन वायरस इज आउटसाइड अवर बॉडी, जब हमारे बॉडी के बाहर होगा या किसी भी होस्ट के बॉडी के बाहर होगा, देन इट एक्ट एज अ नॉन लिविंग, ओके। तो ये नॉन लिविंग होता है। एंड व्हेन इट इंटर इनसाइड एनी होस्ट बॉडी, किसी भी होस्ट के बॉडी में जब वो इंटर कर सकता है, होस्ट में भी बैक्टीरिया ऑल्सो, वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को भी अपना होस्ट बना सकता है, हमारे बॉडी को भी बना सकता है, किसी भी प्लांट की बॉडी को भी अपना होस्ट बना सकता है। तो जैसे ही वायरस किसी भी होस्ट की बॉडी को इंटर करता है, बॉडी में इंटर करता है, इट विल बिकम लिविंग, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द वायरस, ये जो है वायरस है, ये ऐसा क्यों होता है कि वो जो बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होता है, वायरस के अंदर कोई सेल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ओनली देयर इज अ प्रोटीन कोड, राइट। सो व्हेन इट इंटर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट क्या करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी जो होस्ट है उसका सारा सेलुलर मैशनरीज को यूज करता है, ओके। एंड व्हेन इट इज आउटसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वो क्या करता है, फिर उसके पास तो कोई अपना सेलुलर मैशनरी है नहीं जिसको वो यूज करेगा, ओनली प्रोटीन कोड है, सो इट इज एक्ट एज अ नॉन लिविंग, राइट। कुछ प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ, सम प्रोटोजोआ आर देयर, जो जैसे ही जैसे कंडीशन चेंज करता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो अपना सेल वॉल को जो है, अपना जो बाहर का आउटर कवरिंग को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो स्टूडेंट, हमने देखा किस तरीके से एडवर्स कंडीशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने शेप को चेंज करके, अपने ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बना करके, है ना, अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्रोटेक्ट कर सकता है। सो नाउ वी कैन सी इम्पोर्टेंस ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, how these microorganism is important for us, okay, how it is helpful to us and how it is harmful to us, right? So come first we talk about the uses of the microorganism, how it is helpful to us. So as we know, microorganism is very useful in our home as well as industries also, हमारे घर में या इंडस्ट्रीज में बहुत हमें हेल्प करता है। हाउ कैन इट हेल्पफुल इन आवर हाउस, ऐसे जब हम कोई कर्ड, दही जमाते हैं, ओके, सो वी कैन मेक अ कर्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपको पता है कि जो कर्ड होता है, बिना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के हम जो है कर्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, राइट। सो घर में जो है दही, अब कुछ फर्मेंट करने के लिए, जैसे मान लो आप भटूरा बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, तो उसमें हम ईस्ट डालते हैं टू मेक इट फर्मेंट। बिना फर्मेंटेशन के वो नहीं बन सकता, पफी नहीं होगा, ठीक है। सो इन द इंडस्ट्री ऑल्सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, जैसे जो आपका अल्कोहल का जो इंडस्ट्रीज है ना, ब्रीविंग इंडस्ट्री है, बेकिंग इंडस्ट्रीज है ना, फूड मेकिंग इंडस्ट्रीज है, तो जो ब्रीविंग जहाँ पे अल्कोहल वगैरह बनता है, कुछ फर्मेंटेशन का काम हो रहा है, वैसे इंडस्ट्रीज में बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिना बैक्टीरिया और ईस्ट का आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो है फूड मेकिंग, जहाँ पे ब्रेड बन रहा है, ब्रेड को जो पफी होता है बनाने के लिए हम लोग उसमें ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज में इट इज अ वेरी हेल्पफुल। जो लेदर इंडस्ट्रीज है, राइट, जो लेदर इंडस्ट्रीज है वहाँ पे इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल, ओके। सम मेडिसिन, जो मेडिसिन इंडस्ट्रीज है, सब मेडिसिन जैसे पेंसिलिन है, सेप्टोमाइसिन है, दैट कैन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली, ओके। उसके बाद जो है आपका इंसुलिन है, इंसुलिन भी बैक्टीरिया के हेल्प से ही बना सकते हैं, बहुत सारे इंसुलिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो इट इज़ हेल्पफुल इन होम एंड इंडस्ट्रीज। डाइजेशन में यदि हम अपनी बॉडी की बात करें, सो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑल्सो। जैसे इंजाइम तो डाइजेशन करता ही है, बट समटाइम कुछ ऐसा चीज़ है जिसको इंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट देम प्रॉपर्ली। सो मेंटेनेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक बैलेंस, है ना, एटमॉस्फेरिक बैलेंस में भी हेल्पफुल होता है। जैसे कहते हैं बहुत सारा जो एल्गा है फोटोसिंथेसिस करता है, 70% फोटोसिंथेसिस एल्गा करता है, ठीक है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। इस तरीके से एटमॉस्फेरिक बैलेंस को बनाने में भी हेल्पफुल होता है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में आपको पता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, दैट इज फाउंड इन द रूट ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट। क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, दैट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, पहले तो उसको जो है अमोनिया के फॉर्म में ब्रेक करता है, देन फिक्स दैट नाइट्रोजन इनटू द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, राइट।
और वहां से जो है प्लांट आराम से नाइट्रोजन को ले सकता है, बिकॉज प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले सकता हो। सो इट इज हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में तो हेल्पफुल नहीं है ही। जो बहुत सारा जो अभी हम वैक्सीन बना रहे हैं और सब बना रहे हैं वो इसके हेल्प से, जेनेटिक इंजीनियरिंग में है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत हेल्पफुल है। सो इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हार्मफुल ही नहीं होता है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी होता है। हम देखें किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होता है, राइट। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी हार्मफुल टू अस, ओके। जैसे आपको टीबी का यूज करता है, बहुत सारा डिजीज आप लिख सकते हो, मलेरिया है, टीबी है, रिंगवर्म्स है, एड्स है, लॉट ऑफ डिजीज इनसाइड आवर बॉडी, है ना। तो बहुत सारा डिजीज काउज कर सकता है, ओके। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए है हेल्पफुल भी है, हार्मफुल भी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Microorganism basically divided into 5 parts: bacteria, fungi, protozoa, algae and viruses. Okay. So first we talk about bacteria. So bacteria के साइज की बात करें तो 0.2 to 100 माइक्रोन इसका साइज होता है, ओके। 0.2 से 100 माइक्रोन के बीच में इसका साइज वेरी कर सकता है। सिंपलेस्ट और वाइड स्प्रेड है, मीन्स बहुत ही सिंपल इसका बॉडी स्ट्रक्चर और ये वाइड स्प्रेड हर जगह आराम से पाया जा सकता है। इसकी टाइप की बात करें तो इट मे बी रॉड शेप जो बैक्टीरिया होता है नोन एज अ बैसिलस, मे बी स्फेरिकल शेप दैट इज नोन एज कोकस, ओके। रॉड शेप इसको आप लिख सकते हो, जो बैसिलस होता है वो रॉड शेप होता है, ठीक है। और जो कोकस होता है स्फेरिकल शेप होता है, स्पाइरुलम, ठीक है। स्पाइरुलम इस शेप का होता है एंड कॉमा शेप का हो सकता है बैक्टीरिया, ओके। तो दीज आर अबाउट द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरिया का, तो वेरी सिंपल स्ट्रक्चर आर देयर। और जो बाहर का कवरिंग होता है दैट इज अ सेल वॉल, राइट, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर में एक लेयर होता है दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। इसके इनसाइड में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म आर देयर, फ्लाजिला आर देयर दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। राइबोसोम आर देयर हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस, plasmid are there, okay, and this is the chromosome, right। जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया के अंदर इनसाइड देयर इज न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस मटेरियल इज स्कैटर्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इनसाइड में न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है स्कैटर्ड होता है, ओनली क्रोमोसोम होता है। नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियोलस, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होता है। तो दीज आर द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ओके। So this is all about the structure of the bacteria. Okay, very simple structure, understood. Now come to the beneficial. How bacteria is beneficial to us? Okay, beneficial bacteria. So जैसा मैंने अभी बताया, बैक्टीरिया इज हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। जो लिग्यूमिनस प्लांट होता है, लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, ये लिग्यूमिनस प्लांट है, प्लांट के रूट में, है ना। प्लांट का लिग्यूमिनस प्लांट का जो रूट होता है स्टूडेंट्स, ये इसमें रूट नोड्यूल्स आर देयर, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द रूट ऑफ द प्लांट एंड प्लांट दे टेक दिस नाइट्रोजन, ओके। प्लांट इस नाइट्रोजन को आराम से ले सकता है, अदरवाइज प्लांट आर नॉट एबल टू टेक दैट नाइट्रोजन डायरेक्टली। जो एटमॉस्फेयर में तो 78% नाइट्रोजन है ना, बट प्लांट के पास ऐसा कोई मशीनरी नहीं है तो उसको डायरेक्टली ले सके, बट विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया प्लांट आर एबल टू टेक दैट नाइट्रोजन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ऐसे कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी प्लांट या एनिमल जब डेड होता है ना, तो यदि बैक्टीरिया उस पर एक्ट नहीं करे तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा और वो एज इट इज रहेगा, राइट। So bacteria act on any plant and animal that become dead and break them into small pieces, है ना। बहुत छोटे पीसेस में उसको तोड़ देता है, डिकम्पोज कर देता है, राइट। यदि बैक्टीरिया एक्ट नहीं करेगा तो डिकम्पोज नहीं होगा, उसी फॉर्म में वो पड़ा रहेगा। एंड हेल्प इन जो भी न्यूट्रिएंट, मान लो हमारा बॉडी कोई न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट से लेता है, प्लांट का बॉडी कोई न्यूट्रिएंट लेता है और वो हमारे बॉडी में एज इट इज स्टोर रहेगा, तो फिर रिटर्न बैक नहीं होगा, कोई भी साइकिल मेंटेन नहीं होगा, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, जो कुछ भी साइकिल है। सो बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो इस साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, उसके बॉडी के ऊपर एक्ट किया, उसको डिकम्पोज किया और जितना भी न्यूट्रिएंट हमने एनवायरमेंट से लिया था, वी विल रिटर्न ऑल दैट न्यूट्रिएंट बैक इनटू द एनवायरमेंट,
है ना, सारा को हम बैक कर देते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, व्हाटएवर। सो हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑल द साइकिल, राइट। सो डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है ना। उसके बाद जो बैक्टीरिया जो है प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, बहुत सारा मेडिसिन जो है हम बैक्टीरिया से बनाते हैं। जो मेडिसिन हम बैक्टीरिया से बनाते हैं दैट इज नोन एज एंटीबायोटिक। सब पता है, अभी तो बीमारी का सीजन चल रहा है एंड वी आर टेकिंग मेडिसिन। हम सब जो है हमेशा वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द मेडिसिन। कुछ भी होता है एंटीबायोटिक्स खा लो, कुछ भी होता है एंटीबायोटिक्स खा लो। सो ये एंटीबायोटिक्स बनता क्या कहाँ से है? बैक्टीरिया से, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, इंसुलिन, जो डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है, दैट इंसुलिन ऑल्सो फॉर्म विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अभी मैंने बताया भी था उसके बारे में। एंड फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। फर्मेंटेशन के बारे में मैंने बताया, जैसे आपको कर्ड फॉर्मेशन करना है, दही जमाना है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपको चाहिए। आप वार्म, थोड़ा सा वार्म मिल्क, बॉइल्ड मिल्क नहीं, जो 37 डिग्री टेम्परेचर पे हो वार्म मिल्क लोगे, उसके अंदर थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आप डालोगे और थोड़ी देर के बाद में जो है कर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। सो कर्ड फॉर्मेशन में है जो मैंने इंडस्ट्रीज में बताया था, जो बिवरेज इंडस्ट्रीज है ना, जो अल्कोहल वगैरह बनाने को, फ्रूट जूस लो, उसको फर्मेंट करो, उससे अल्कोहल आप बना सकते हो। तो फर्मेंटेशन के लिए आपको जो है बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इस तरीके से बैक्टीरिया ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाउ बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, नाउ जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया जो है वो आपका हार्मफुल भी हो सकता है, राइट। जैसा मैंने बताया बहुत सारा डिजीज काउज करता है हमारे बॉडी में, सो इट इज हार्मफुल टू अस ऑल्सो। फूड स्पॉइल्स करता है, जैसे फूड को आप कभी, जैसे गर्मी का सीजन है, फूड थोड़ा बाहर रह जाए तो पूरा फूड स्पॉइल हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, है ना। जब हम फ्रीज में रख देते हैं उसी चीज को तो वहाँ स्पॉइल नहीं होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो फ्रीज के अंदर जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है। बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए कम से कम ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिसपे वो ग्रोथ कर सके, राइट। तो फ्रीज के अंदर टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कम होता है, उस टेम्परेचर में बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसलिए जो हमारा फूड है वो स्पॉइल नहीं होता है। ओके, बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिशन प्रोसेस से, किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फिशन से, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, रिप्रोडक्शन वो होता है बाइनरी फिशन से, राइट। बाइनरी फिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? बाइनरी मींस टू एंड फिशन मींस ब्रेकिंग या टूटना। टू पार्ट में, जैसे एक बैक्टीरिया है, राइट। बैक्टीरिया जो है अपने जो भी इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको डबल करता है और ये बाइनरी फिशन प्रोसेस के द्वारा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, है ना। बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ और ये बैक्टीरिया जो है अपने मटेरियल को जो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में बैक्टीरिया टूट गया, इट इज नोन एज बाइनरी फिशन। ओके, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, राइट। So this is all about the bacteria. Now we will talk about the different microorganisms.